हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुपेश सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, फोर्स। अब ये वर्ड आपने फोर्स बहुत बार सुना होगा, कभी मूवीज में, कभी दोस्तों से, कभी किसी और से, लेकिन आज हम फोर्स पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंस, यानी साइंस क्या कहती है फोर्स के बारे में, आज हम वो सीखेंगे। चलिए, फोर्स को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बॉक्स रखा है, उसमें ढेर सारी मिठाइयां रखी हैं। अब मिठाइयां मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे दोस्त को भी पसंद है। अब क्या होगा कि मैं पहले सोचूंगा चलो ठीक है, मैं अपने दोस्त को मिठाई दे देता हूं और उस भारी बॉक्स को मैं क्या करूंगा, पुश। ठीक है, लेकिन मिठाई इज माई लव, तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिल कहेगा नहीं यार मिठाई तो मैं खाऊंगा, और उस भारी बॉक्स को अब मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ पुल। बस फ्रेंड्स, किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, इसी को फोर्स कहते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी है उसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसी पुश और पुल का इफेक्ट्स देख लें ऑन रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। सर, रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नेग्लिजिबल हो, यानी कि सिंपल टर्म्स में कहूं तो वो बॉडी जो हार्ड होती है, जैसे आपका बोर्ड, आपका डोर, ये सब क्या है, रिजिड बॉडी है। और नॉन रिजिड बॉडी वो होती है जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होती हैं, अच्छी खासी होती हैं, और उनको दबाने पे वो चीज दब जाती है। जैसे क्ले हो गया, आपने एक स्ट्रेस वाली बॉल देखी होगी, वो हो गई, या फिर चेयर का फोम हो गया। ठीक है, तो जब हम ये पुश और पुल रिजिड बॉडी पे लगाएंगे तो क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। अब ये क्या है सर? इसका मतलब ये कि जब मैं उस चीज को, यानी रिजिड बॉडी को पुश या पुल करूंगा तो वो अगर रुकी हुई है तो मोशन में चली जाएगी, यानी मूव करने लगेगी, और मूव कर रही है तो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। वहीं अगर नॉन रिजिड बॉडी की बात करें, नॉन रिजिड बॉडी में बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब आप बचपन में अपनी मम्मी के साथ किचन में होते थे और मम्मी रोटी वोटी बना रही होती थी, तो वो क्या करती थी, आपको आटे का एक टुकड़ा दे देती थी, यानी कि वेट डो का एक टुकड़ा दे देती थी, जिससे आप खेलते रहते थे। कभी डोरेमोन बनाते थे, कभी कुछ करते थे। ये एक नॉन रिजिड बॉडी है, और जब आप इसको पुश करते हो, इसको पुल करते हो, इसको पुश करते हो, तो उसकी वेलोसिटी में या फिर उसके मोशन में, रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन उसके शेप में जरूर चेंज आते हैं। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो जब आप फोर्स एक रिजिड बॉडी में लगाते हो तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन बदलता है, और जब आप पुश और पुल यानी कि फोर्स एक नॉन रिजिड बॉडी में लगाते हो तो उसका शेप बदलता है। अब हम देखते हैं आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है? फोर्स इज पुश और पुल या फिर फिजिकल चेंज जिसको which when applied on rigid body changes its state of rest to state of motion और vice versa, and in case of non rigid body वो क्या करता है, उसका शेप बदल देता है। यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है और यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब सर, अब क्या, अब हम देखेंगे कि फोर्सेस के टाइप कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस? बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। सर ये क्या होता है, समझा रहा हूं। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती हैं जो लगती हैं जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो। सर इसको और सिंपल करो, इसको और सिंपल कर देते हैं। ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई, इस पे लगा दिया मैंने फेविकोल का जोड़। अब आपको इनके बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनके बीच में क्या हो गया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया। अब इस बॉडी पे लगेगा पुश पुल, पुश पुल, तो जो ये फोर्स एक दूसरे पे लगा रही है वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ग्लाइड करती है या स्लाइड करती है, तो जो वो फोर्स लगा रही होती है उससे फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप चल रहे होते हो तो आपके पैर और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इस फोर्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। सर फायदा बता दीजिए पहले आप। फायदा वही है, जब आप ग्राउंड पे चल रहे होते हैं तो ये फोर्स आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी जगह अगर मैं उसी ग्राउंड पे ऑयल डाल दूं और फिर आपको चलने को बोलूं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, आप गिर पड़ेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? अब मान लीजिए मैंने अपने पाम पे वही अपना सपना बॉक्स, मिठाई वाला छोटा, बस इस बार छोटा लेंगे, छोटा बॉक्स रख लिया। अब उसके वेट के कारण वो नीचे जाना चाहता है, यानी कि एक फोर्स ड्यू टू इट्स वेट नीचे लग रहा है।
लेकिन मेरा पाम क्या कर रहा है, उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ। अब ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए वो बॉक्स नहीं गिरता। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और क्योंकि उस बॉक्स और मेरे हाथ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बना हुआ है, इसलिए कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब हम देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट ना हो, यानी कि उनके बीच में क्या हो, गैप हो, उनके बीच में क्या हो, स्पेस हो, और फिर भी वो एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में देखा होगा, एक स्केल लेते थे हम और बहुत सारे पेपर के पीसेस लेते थे, देन वी यूज्ड टू रब दैट स्केल ऑन आवर हेड। हम उस स्केल को अपने सर पे रब करते थे और थोड़ी देर बाद हम बिना पेपर को टच किए उसके ऊपर लाते थे और वो पेपर अपने आप लिफ्ट हो जाता था। एक्चुअली वो फोर्स कौन सा होता था, वो फोर्स होता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं हम देखें, एक मैग्नेट ले लीजिए और उसके सामने रख दीजिए आप नेल्स। जब आप उस मैग्नेट को उस नेल्स के पास लाते हो तो जब उनके बीच में गैप होता है, उसके बाद भी वो नेल क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देखा है आपने, इस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक और फोर्स देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने वो सुना होगा ना कि पत्थर उछालो आसमान में छेद कर डालो, ये सुना है आपने। एक बच्चा इसी के लिए निकल गया और उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और आसमान की तरफ फेंक दिया। अब उसने सोचा आज तो मैं आसमान में छेद कर दूंगा, लेकिन जो धरती माता है यानी कि जो हमारा अर्थ है, उसने बोला ना 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 बेटा, अभी हम जिंदा हैं। और जब वो जैसे ही वो पत्थर ऊपर गया, ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे नीचे गिर गया। बच्चा उदास, क्योंकि उसने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दैट मींस कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो वो अपने आप नीचे आती है, क्योंकि यही फोर्स उसको नीचे खींचता है और इसी फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप खुद सोचिए, जब कोई चीज ऊपर गई और यहाँ पे वो अपने आप नीचे आती है, अर्थ उसको उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए ये भी क्या हो गया, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब क्या सर, आगे अब हम देखेंगे चाचा न्यूटन के कितने, 3 लॉज। चाचा न्यूटन को बिना याद किए इस चैप्टर को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाचा क्यों, चाचा क्यों, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हम किसी को चाचा किसी को फूफा बना लेते हैं। तो क्यों ना सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ये 3 लॉज दिए जिसके कारण आज साइंस पॉसिबल हो पाई, इनको चाचा बना ले जाए। तो चाचा न्यूटन के हम 3 लॉज देखते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बॉडी चल रही है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो चलना ही पसंद करती है, रुकना नहीं। वहीं एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसको पसंद नहीं आता कि वो मोशन में वापस आए। इसको समझाइए सर, मुझे नहीं समझ में आया, चलिए मैं समझाता हूँ। आपने देखा होगा जब आप कार में बैठते होगे, कभी टैक्सी में, या फिर आपके पापा ड्राइव कर रहे होते हो और आप पीछे बैठे होते हो, पापा चला रहे हैं और एकदम से कोई जानवर सामने आ जाता है कार के, तो क्या होता है, पापा ब्रेक मारते हैं और आपने देखा होगा कि आप तुरंत क्या होता है, आप आगे की तरफ आपको धक्का लगता है और आप पापा की सीट से आगे टकरा जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कार मोशन में होती है तो आप भी मोशन में होते हो, आप भी कार के साथ चल रहे होते हो। अब कार पे तो ब्रेक लग गए तो कार तो रुक जाएगी, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, इसके कारण आपकी बॉडी चलना पसंद करती है और इसलिए आपको वो धक्का लगता है। क्लियर है? तो ये कौन सा था आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इफ the force is directly proportional to the linear momentum, इसका मतलब क्या हो गया कि F is directly proportional to del P upon del T। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या है सर, फोर्स तो बता दिया आपने, लेकिन व्हाट इज दिस लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का कुछ नहीं होता, अगर मैं उसका मास ले लूं और उसकी वेलोसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लीनियर मोमेंटम मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस टर्म के बारे में और समझाता हूं थ्रू एन एग्जांपल। एक ट्रक है, वो बहुत स्लो स्पीड से आ रहा होता है और वो खड़ी हुई एक कार पे ठोकर मार देता है, तो कार को तो बहुत डैमेज पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं जनरली कि अरे कार जो ट्रक है वो तो बहुत स्पीड में आ रहा होगा, इसलिए उसने क्या किया, इस कार की ऐसी दशा कर दी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो आ तो स्लो स्पीड में रहा होता है लेकिन उसका मास ज्यादा होता है, इसलिए उसको वो ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है। दैट मींस अगर मोमेंटम की बात करें, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी भले कम हो क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम, तो और लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स। तो मास बढ़ेगा तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा और उसके कारण फोर्स भी बढ़ेगा। ये कौन कहता है, सेकंड लॉ कहता है। अब अगली बार आपको ऐसे कोई एक्सीडेंट होते दिखे तो कभी ये मत बोलना वेलोसिटी ज्यादा थी, हमेशा कहना इसका मोमेंटम ज्यादा था। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम।
ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि मैं अगर किसी को एक थप्पड़ मारूं तो उतनी ही ताकत से मेरे हाथ में भी लगेगा। फॉर एग्जांपल ये वॉल है, वॉल पे आया, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैंने बोला नहीं आज तो मैं मेरे को बनना है बॉक्सिंग चैंपियन, ओलंपिक निकल गया, अगले साल के अगले जो नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद ओलंपिक होना है उस पर मुझे बॉक्सिंग करनी है, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूं। मैं आया और मैंने बॉल पे एक पंच मारा। अब बॉल तो क्या है, स्टेशनरी है, रिजिड भी है, मैंने जितनी तेज पंच मारा उतनी ही तेज फोर्स बॉल भी मेरे हाथ पे लगाएगी और इसके कारण मेरा हाथ क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर। क्योंकि जो चाचा न्यूटन है वो क्या कह के गए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स ऑल, मिलते हैं